हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए वोकैबलरी की सीरीज़ में पार्ट 3 को लेकर के। पार्ट 1 और 2 भी अपलोड कर दिए गए थे। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वोकैबलरी नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में अगेन हम टेंस एंड टेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। 20 तक हमने किया था। जिन बच्चों को कोई अगर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है। आज की इस वीडियो में भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सेंटेंस नंबर 1 क्या है? देयर आर सेवरल वेज ऑफ डैश द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। अब सेवरल वेज किस चीज़ के हैं? सेवरल वेज ऑफ अराइविंग, सेवरल वेज ऑफ थिंकिंग और डिटरमाइनिंग और नोटिसिंग। तो उसमें हमारे पास पहले हमें चारों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अकॉर्डिंगली वी कैन गेस विच वन विल बी द सुइटेबल आंसर। तो देखिए, सबसे पहले अराइविंग है हमारे पास। अराइविंग का मतलब क्या होता है? टू रीच एट अ प्लेस। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैं लिख दिया करती हूँ ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो, जो भी नोट्स बना रहे हैं। टू रीच एट अ प्लेस, अगर आप किसी जगह पर पहुँच रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अराइविंग। या किसी मुद्दे पर भी पहुँचते हैं तब भी हम यूज़ कर सकते हैं अराइविंग। ठीक है। थिंकिंग का मतलब होता है द स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जो हम सोच रहे हैं। सोचना जो होता है, सोच जो होती है वो क्या होती है? थिंकिंग। देन आता है डिटरमाइनिंग। डिटरमाइनिंग का मतलब होता है टू डिस्कवर द फैक्ट्स। टू डिस्कवर द फैक्ट्स। ठीक है। अब हमारे पास फैक्ट्स होंगे, उसको हमने क्या करना है? उजागर करना है, उसके बारे में पता करना है। ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सके और जो भी रिजल्ट है उस तक हम पहुंच सके। नोटिसिंग का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्विंग आप कह सकते हैं। तो ऑब्जर्व करना मीन्स आपकी ये अलग अलग परसेप्शंस हो सकती हैं, इसका मतलब ऑब्जर्व हम कर रहे हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये क्या करेगी? वेरी करेगी। तो अकॉर्डिंगली आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हमारा सुइटेबल आंसर कौन सा हो सकता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। यानी कि प्राइस को एनालाइज करने के, डिटरमाइन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे हम प्रोडक्ट को क्या कर सकें? मार्केट कर सकें। तो इसलिए सी ऑप्शन जो होगा हमारे पास सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो दे आर नॉट रिच दे ऑलवेज वियर डैश क्लोथ्स। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल रिलेटेड से वर्ड्स हमारे पास हैं और सबका मीनिंग हमारे पास डिफरेंट रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझने होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है? कर्टियस। जो हम कहते हैं ना कि बहुत ही उदार एक बंदा होता है, बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा होता है, जिसकी सब कोई रिस्पेक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पोलाइट भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और आप कर्टियस भी कह सकते हो। कर्टियस का मतलब भी क्या होता है? दयालु होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, पोलाइट होता है। रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या है? कंसीडर्ड बाय द सोसाइटी टू बी गुड और करेक्ट। कंसीडर्ड बाय द सोसाइटी, कंसीडर्ड बाय द सोसाइटी। अब सोसाइटी जो है वो क्या डिसाइड करे कि वो सही है या गलत है? सोसाइटी टू बी गुड और करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसके मीनिंग्स को आप साथ साथ लिखेंगे। टू बी गुड और करेक्ट आप इसमें मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए ऑनर्ड होता है। ठीक है, जिसकी हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। ऑनर्ड कहते हैं ना, रिस्पेक्टेड पर्सन है। या फिर आप कहिए एडमायर्ड, जिसकी हम क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा। तो वो एडमायर्ड पर्सन है, तो इसलिए हमारे पास रिस्पेक्टेड यूज होगा। देन आता है रिस्पेक्टिव। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इससे। कैसे कि इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि हम कहते हैं ना कि इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, तो वो रिस्पेक्टिव या फिर स्पेसिफिक कह लीजिए या डिफरेंट कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने मीनिंग किए हैं चारों। अब उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर सेट कीजिए कि ऑल्दो दे आर नॉट रिच, वे हालांकि वे रिच नहीं है, दे ऑलवेज वेयर डैश क्लोथ्स। कैसे क्लोथ्स पहनेंगे? पोलाइट क्लोथ्स तो वो पहनेंगे ही नहीं। देन रिस्पेक्टेबल, कंसीडर्ड बाय द सोसाइटी टू बी गुड। जो है सोसाइटी क्या बोले उसको? अच्छा है, सही है, वही हो सकता है। रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड नहीं मानेंगे और स्पेसिफिक नहीं, डिफरेंट नहीं मानेंगे। तो रिस्पेक्टिव क्लोज नहीं मानेंगे, हम क्या बोलेंगे? रिस्पेक्टेबल क्लोज जो है वो डालते हैं जो सोसाइटी को अच्छे लगते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई भी विवाद ना रहे। ठीक है, तो वो हो जाएगा रिस्पेक्टेबल। तो बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक हिज मूवमेंट्स आर डैश रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पे कैसा अटैक है? वो माइल्ड अटैक है। माइल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं होता है ये। ठीक है, स्वेयर नहीं होता है, हल्का सा कह सकते हो पैरालिटिक अटैक है।
अदरवाइज ही इज स्टिल वेरी एक्टिव, अदरवाइज वो कैसा था, वो बहुत ही एक्टिव था। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, एंटायरली का मतलब तो होता है पूरे तरह से, पूरी तरह से। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई अगर डिस्ट्रॉय हो गया, एंटायरली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वो पूरी तरह से अपाइज हो गया, तो उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो एंटायरली मतलब पूरी तरह से होता है। नोवेयर का मतलब होता है कहीं पर भी नहीं, ठीक है। तो इसका तो मतलब कोई होया ही नहीं, तो हमारे पास किसके लिए, प्लेस के लिए यूज किया जाता है, कहीं पर भी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेस के लिए यूज होगा, प्लेस हम यूज कर नहीं रहे हैं। नोट का मतलब तो नहीं होता है, और स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। स्लाइटली का मतलब क्या होता है, थोड़ा, यानी कि इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, उसकी अमाउंट जो होती है वो कम होती है, इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, स्मॉल अमाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। तो इसमें हमारे पास क्या रहा कि आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक हिज मूवमेंट्स आर एंटायरली रिस्ट्रिक्टेड, नहीं रहेगा। नोवेयर नॉट तो है ही नहीं, इन दोनों का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। तो क्या रहेगा हमारे पास, स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड, कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गई है, परंतु फिर भी वो क्या है, बहुत ही एक्टिव है। तो हमारे पास स्लाइटली जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिजनर वॉज रिलीज ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर, ठीक है। प्रिजनर को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं उसके बेस पे उसको रिलीज किया गया, जैसे कि हमारे पास है प्रोबेशन। अब यहाँ पे मीनिंग अगर हमारे पास देखें हम, प्रोबेशन का मतलब तो क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेरी टाइम पीरियड जिसके अंदर आपके जो है एनालाइज किया जाए, आपको जो है जज किया जाए। तो प्रोबेशन का मतलब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायल पीरियड होता है। अब ट्रायल पीरियड पे तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, ट्रायल पीरियड तो ऑब्जर्वेशन में होता है, तो ट्रायल पीरियड पे तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है पैरोल। पैरोल का मतलब क्या होता है, ऑन द कंडीशन दैट, ऑन द कंडीशन दैट, अब किसी कंडीशन पे उसको छोड़ा गया है, कैसी कंडीशन है, प्रिजनर विल बिहेव वेल। जो प्रिजनर है, जो भी कैदी है, प्रिजनर विल बिहेव वेल, कि वो जो है आने वाले टाइम में अच्छा व्यवहार करेगा। अब जिस केस में वो अंदर हुआ था वैसा वैसा कोई काम वो ऐसा नहीं करेगा जिसके लिए उसको दोबारा जेल हो। तो पैरोल का मतलब ये हुआ। देन बेल, बेल का मतलब हमारे पास क्या होता है, सिक्योरिटी पे उसको छोड़ा गया। अब सिक्योरिटी पे तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप एक पुलिस को क्यों उसके पीछे लगाएंगे, ठीक है। देन गारंटी जो होता है, गारंटी और आई थिंक बेल, हाँ ये दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं, तो गारंटी पे उसको छोड़ेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारे पास मोस्ट सुइटेबल क्या रहेगा कि पैरोल रहेगा, कि उसको इस कंडीशन पे छोड़ा गया कि वो भविष्य में ऐसी कोई भी गलतियां नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, द प्रिजनर वॉज रिलीज ऑन पैरोल फॉर गुड बिहेवियर, ठीक है। गुड बिहेवियर पे उसको छोड़ा गया था, उस शर्त पे उसको छोड़ा गया था, ऑन दैट कंडीशन ही वॉज रिलीज्ड। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, और जिसको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राजीव इज टू डैश एज फार एज हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न। राजीव कैसा है उसकी फूड हैबिट्स को देखते हुए। तो चार ऑप्शन फिर हमारे पास है, इंजॉयबल, यानी कि वो इंजॉय करने वाला इंसान है। फास्टिडियस, अभी बताती हूँ मैं आपको। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है ईगर, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को करने की, ठीक है, वो ईगर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा उत्सुक, या फिर क्यूरियस का मतलब क्या होता है, ईगर होता है, उत्सुक भी कह सकते हैं। ईगरनेस हमारे पास उत्सुकता हो जाती है, तो आप उत्सुक ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटरेस्टिंग का मतलब तो क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, एक कहते हैं ना जिद्दी किस्म का आदमी होता है, ठीक है। फास्टिडियस उसको कहते हैं, नखरे वाला जो इंसान होता है उसको कहा जाता है नखरे वाला। अगर आप हिंदी में ना समझ के इंग्लिश में इसको समझें तो मतलब क्या लिखेंगे, डिफिकल्ट टू प्लीज। अब प्लीज मतलब क्या, जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, ठीक है, डिफिकल्ट, जिसको हैप्पी करना बड़ा मुश्किल हो, एक ऐसा आदमी। वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, जो ये चाहता है कि हर चीजें क्या हो, परफेक्ट हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो फास्टिडियस पर्सन होते हैं। तो राजीव इज, अब वो नेगेटिव सेंस में ले रहा है, तो इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, इंजॉयबल भी नहीं होगा, ठीक है। क्यूरियस तो वो है ही नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे, फास्टिडियस लिखेंगे, कि राजीव इज टू फास्टिडियस एज फार एज हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईगर नहीं है, ईगर मतलब कि वो उत्सुक नहीं है ये जानने के लिए, क्योंकि हम फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है,
26th क्वेश्चन, माई फादर कीप्स ऑल हिज डैश पेपर्स इन अ लॉक एंड की। 4 ऑप्शन है रिक्वायर्ड, ऑल हिज रिक्वायर्ड पेपर्स। देखो रिक्वायर्ड पेपर्स जो होते हैं उनको एक ड्रॉर में भी रखा जा सकता है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि लॉक और की के साथ हमें उसको रखना पड़े। ठीक है, ज़रूरत के जो भी पेपर होते हैं, नेसेसरी का मतलब भी यही रहता है हमारे पास, रिक्वायर्ड पेपर्स। ठीक है, नेसेसरी ज़रूरतमंद पेपर जो होते हैं, और यूज़फुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी पेपर्स होते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट पेपर्स होते हैं। अब देखिए, जब भी हमारी कोई चीज़ ऐसी है जो सीक्रेट रहती है वो हम कहाँ रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, तो लॉक और की के साथ रखते हैं। तो इसलिए बहुत इजी रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना कि फादर जो है वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को जो है लॉक एंड की के साथ रखते हैं। तो फोर्थ हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आई डैश यू टू कीप क्वाइट। आई डैश यू टू कीप क्वाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इसको डबल स्टार क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि ये जो फ्रेजेस टाइप से भी कह सकते हो आप, वर्ड मीनिंग भी कह सकते हो। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, बैग ऑफ, बैग फ्रॉम, बैग और बैग फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकेले बैग की, बैग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना। ठीक है, बैगर जैसे होता है ना, भिखारी होता है, तो भीख मांगना। तो किसी चीज़ के लिए आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो, बैगिंग समथिंग। तो क्या लिखेंगे हम इसका, बैगिंग समथिंग। किसी चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, बैग कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, बैग हो गया। आई बैग यू टू कीप क्वाइट। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बात करें कि बैग ऑफ, बैग ऑफ जो होता है वो समवन, किसी बैक फॉर समवन, बैक फॉर समवन, किसी बंदे से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट टू समवन आप कह सकते हो, रिक्वेस्ट टू समवन। तो जब हमारे पास किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, किसी इंसान से की जाती है, तब तो हम बैग ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, बैग फॉर में हमारे पास क्या आता है, रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब हमारे पास बैग फॉर आता है। ठीक है, और बैक फ्रॉम किसी की तरफ से, बाय को हम यूज करके इसको लेते हैं कि किसी पर्सन के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट की जाती है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या समझे अब इसमें कि वो किसी पर्सन से जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हमारे पास बैग ऑफ क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बैग ऑफ। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज डैश। स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, उसकी जो खूबसूरती होती है, उसका जो एक लुक होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हिमालयाज के साथ द भी लगा हुआ है। आर्टिकल्स जब आप करते हैं तब भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। हिमालयाज जो है एक माउंटेन का नाम है, और माउंटेन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। आप जो है अगर मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पर आर्टिकल्स के लिए मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियोस देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैंने वहाँ पे आपको समझाया हुआ है। ठीक है, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो भी आप इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर आ रही है, वहाँ पर बड़ा हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या ऑप्शंस क्या हैं, बैगर्स इट्स डिस्क्रिप्शन। देखो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे लिए यूज़ किए हुए हैं। आई होप आपको वर्ड्स भी बहुत अच्छे लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, बैगर्स इट्स डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, है ना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है तो उसको अगर हम वर्ड्स में ना बता पाएँ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, beggars its description. नेक्स्ट, नीड्स नो डिस्क्रिप्शन मीन्स नीड्स नो कैप्शन। बात तो थोड़ी वैसे ही हो जाती है, नीड्स नो कैप्शन, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ बहुत ही सिंपल वे में कह रहे हैं कि उसको कैप्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देन इंस्पायर्स ऑ, तो इसमें क्या हुआ, अगर हम इंस्पायर हो के लेते हैं, मतलब कॉजिंग यू टू फील ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, आपको बाध्य कर देता है किसी भी चीज़ के लिए उसकी तारीफ करनी पड़े। ठीक है, कॉजिंग यू टू फील ग्रेट रिस्पेक्ट, किसी चीज़ के लिए जब आप मन से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करने लगते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंस्पायर्स ऑफ। एंड इट इज़ सो चार्मिंग, दिस इज ऑल्सो कैन बी द आंसर, बट ये बहुत ही सिंपल वे में कहा हुआ है कि द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज इज सो चार्मिंग। तो इसमें अगर हम देखें तो बहुत ही नियर बाय हमारे पास आंसर बनता है, नीड्स नो डिस्क्रिप्शन और बैगर्स इट्स डिस्क्रिप्शन।
तो अगर हम कहते हैं कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने जाना है, आंसर के साथ जाना है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं, बेगर्स इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये भी हमारे पास इसका करेक्ट रहता है, नीड्स नो डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आपकी चॉइस है, आप कोई भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइनल आंसर जो एसएससी ने माना है, एसएससी ने आपका फर्स्ट आंसर माना है बेगर्स इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू पोल अ मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स। हर एक कैंडिडेट को क्या है, मिनिमम नंबर्स ऑफ वोट्स जो है डालना चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड डैश ऑफ हिज सिक्योरिटी, इस ऑर्डर से कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो क्या ना हो। देखो, पेनल्टी ना लगे, कैंसिलेशन ना हो, फॉरफीचर ना हो एंड लॉस ना हो। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो भी हमारे पास इनके मीनिंग्स है आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम पेनल्टी के साथ जाते हैं तो पेनल्टी का मीनिंग क्या होता है कि आपको जो है चार्ज देना पड़े किसी चीज़ के लिए, आपको कोई प्रॉपर्टी देनी पड़े, ठीक है, वो हमारे पास पेनल्टी होता है। कोई एक ऐसा मिसडीड आपने किया, उसके बदले में आपको जो है उसकी कीमत चुकानी पड़े। देन कैंसिलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ कैंसिल ही कर दी गई हो, टू बी कैंसिल्ड, ओके। देन फॉरफीचर, फॉरफीचर इज द सिनोनिम ऑफ पेनल्टी। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा फॉरफीचर का मतलब भी क्या होता है, पेनल्टी ही होता है। और इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एनी सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एनी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सिक्योरिटी का लॉस तो इसमें हो ही रहा है, इसलिए हम क्या चलेंगे, फोर फीचर के साथ ही चलेंगे, ठीक है। पेनल्टी भी राइट आंसर है इसका सिनोनियम ही है ये, पर एसएससी ने इसको भी फोर फीचर को ही माना है राइट आंसर। लॉस का मतलब, लॉस मतलब खत्म होना, कोई चीज़ लेस हो जाना। तो हमारे पास फोर फीचर जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का। ही स्टूड डैश एज अ रॉक एंड फेस्ड द चैलेंज। वो जो है कैसे एक चट्टान की तरह खड़ा रहा और उसने चैलेंज को फेस किया। अब क्वाइट रहेगा तो क्वाइट में तो वो क्या है कि वो सिर्फ चुपचाप खड़ा है, लेकिन उसमें चैलेंज को फेस करने की बात कोई आई नहीं है, ठीक है। स्ट्रोंग रहा, सॉलिड रहा, फर्म रहा। तो ये जो है हमारे पास सॉलिड है, स्ट्रोंग है, ठीक है, ये वर्ड भी कैसे मिलते जुलते हैं। लेकिन फर्म का मतलब क्या होता है, अडिग रहना, ठीक है, अडिग रहना, बिना डिगे हुए अडिग रहना। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर क्या जा सकता है कि वो बिल्कुल एक एज ए रॉक, रॉक कैसी होती है जिसको बिल्कुल भी हिलाया ना जा सके, ठीक है, अपनी जगह से। तो वो हमारे पास क्या रहता है, फर्म रहता है, ठीक है। वो सॉलिड तो होती ही है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको हिलाया ना जा सके। लेकिन फर्म जो होता है, फर्म मतलब इसके कि अपने पैर जो है उसमें जमाए हुए हैं, तो वो क्या करेगा, फिर हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो फर्म जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ही स्टूड फर्म, ठीक है, बिल्कुल अडिग रहा वो अपनी जगह पे एज अ रॉक एंड फेस्ड द चैलेंजर, उसने चैलेंज को फेस किया। तो इस तरीके से आज फिर हमने 10 सेंटेंसेस, 10 वर्ड्स प्लस आप कह सकते हो काफ़ी सारे वर्ड्स हमने इसके अंदर स्टडी किए हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि उस डाउट को क्लियर किया जा सके। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।